नमस्कार। ल्यूसेंट प्लस वर्कबुक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज है डे 45। आज हमारे पास जो टॉपिक हैं उसमें अंग्रेजों की भारत विजय के संदर्भ में बंगाल, मैसूर, मराठा और सिख इन चार शक्तियों के पतन को हम देखेंगे। पिछले लेक्चर में आपको ध्यान होगा हमने कर्नाटक वॉर पढ़ा था और उसमें थोड़ा सा बच गया था, जैसे कि थर्ड कर्नाटक वॉर बच गया था, तो उसको भी देखेंगे। एक नजर वर्कबुक पर डाल लेते हैं। ये वर्कबुक है, इसे आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और यहां से अब हम शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कर्नाटक युद्ध के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो तीसरे कर्नाटक युद्ध पर जाने से पहले थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी दी गई है पहले और दूसरे कर्नाटक युद्ध के बारे में, तो उसको देख लेते हैं। पहला कर्नाटक युद्ध ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था और एला सेपल की संधि से वो युद्ध समाप्त हुआ। तो भारत में पहला कर्नाटक युद्ध जो फ्रांसीसी और अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों के बीच में लड़ा गया, उस युद्ध का कारण और समापन दोनों ही यूरोप में घटित घटना की वजह से थे। दूसरा कर्नाटक युद्ध भारतीय कारणों की उपज था। हैदराबाद में और कर्नाटक में उत्तराधिकार के लिए दो पक्षों के बीच में संघर्ष था और उस संघर्ष में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने एक दूसरे के विरोध में काम किया। सेकेंड कर्नाटक वॉर में पौंडीचेरी की संधि हुई और युद्ध समाप्त हो गया। अंग्रेजों ने फ्रांस, मतलब ब्रिटिश सरकार ने, समझिए, फ्रांस में कुछ राजनीतिक चर्चा करी और भारत से सबसे योग्य फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को हटा दिया गया, उसकी जगह गोडेह्यू आ गया। इसके बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध जो कि 1756 से 1763 के बीच में हुआ, और ये एक बार फिर से यूरोप में घटित एक घटना की वजह से था। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव था। पेरिस की संधि से युद्ध समाप्त हुआ, भारत में भी तीसरा युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन तीसरे कर्नाटक युद्ध ने यह सुनिश्चित कर दिया कि अब राजनीतिक क्षेत्र में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ेगी और फ्रांसीसी कंपनी की राजनीतिक जो भी महत्वाकांक्षाएं थीं वो अब काम नहीं कर पाएंगी, वो अब बस व्यापारियों की तरह काम करेंगे। वांडीवास की लड़ाई में सर आयरकूट ने फ्रांसीसियों को पराजित किया। इसके अलावा पौंडीचेरी भी फ्रांसीसियों से ले लिया गया। आखिर में पेरिस की संधि में यह तय हुआ कि चंद्रनगर को तो अंग्रेज वापस नहीं करेंगे, चंद्रनगर हुगली के बिल्कुल पास में था। शेष प्रदेश फ्रांसीसियों को लौटा दिए गए और फ्रांसीसी उन क्षेत्रों में आराम से अपना बिजनेस करते रहे। देश की आजादी के बाद 1749 तक वो क्षेत्र फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे, फिर वो भारत सरकार को सौंप करके चले गए। अब इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। तो जैसा कि हम जानते हैं, बंगाल मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सबसे समृद्ध प्रांत था और जब तक मुगल शासक ताकतवर रहे तब तक बंगाल केंद्रीय शासन के साथ जुड़ा रहा। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला के आसपास, वैसे तो 1707 के बाद ही अधिकतर प्रांतों ने अपने आप को स्वतंत्र मानना शुरू कर दिया था, लेकिन फिर भी तो मुर्शीद कुली खां लगभग बंगाल में एक स्वतंत्र शासक की तरह व्यवहार करता था, अपने आप को नवाब कहता था। हालांकि वो नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था, कर भेजा करता था। उसने सुनिश्चित किया कि उसके बाद उसके परिवार में ही नवाबी रहे
उसने बंगाल में कुछ सुधार भी किए। ये देखते हुए कि बंगाल की जो राजधानी है ढाका, वहां पर मुगल प्रभाव ज्यादा है, उसने राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद भागीरथी नदी के तट पर ट्रांसफर कर दी, पहला कार्य। दूसरा, उसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की। इजारेदारी प्रथा का संबंध भू राजस्व की वसूली से था, एक तरीके से ठेके पर करों की वसूली करना। और कृषकों को उसने तकाबी ऋण, एडवांस लोन प्रदान किए, खेती के लिए अग्रिम कर्ज। इसका उत्तराधिकारी, इसका दामाद सुजाउद्दीन था, और सुजाउद्दीन के बाद उत्तराधिकारी बना सरफराज। लेकिन तब तक एक और अधिकारी की महत्वाकांक्षा जाग चुकी थी, और उसका नाम था अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां ने सरफराज को चैलेंज किया। 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मार करके अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना, और नवाब बनने के बाद उसने मुगल दरबार को एक राशि कर के तौर पर भेजी, पहली और अंतिम बार। तो अलीवर्दी खां के बाद मुगलों को फिर बंगाल से कोई राजस्व प्राप्त नहीं हुआ। अलीवर्दी खां के शासनकाल में बंगाल की अर्थव्यवस्था में सुधार आया। अलीवर्दी खां एक बेहतर राजस्व प्रबंधक भी था। इसी का उत्तराधिकारी था सिराजुद्दौला। आप यहां पर बंगाल के नवाबों का क्रम भी देख सकते हैं। कभी कभी ये प्रश्न पूछा जाता है, मुर्शीद कुली खां, सुजाउद्दीन, सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के समय में ही प्लासी का युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला के समय की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, उसमें एक है ब्लैक होल ट्रेजेडी, कालकोठरी की त्रासदी, 20 जून 1756। इस घटना की जानकारी जो व्यक्ति देता है, जेड हॉलवेल, और सिर्फ यही देते हैं, और थोड़ा सा इस घटना को बढ़ा चढ़ा करके भी बताया जाता है। सिराजुद्दौला ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को बंदी बना लिए गए थे, उनको एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया, और अगले दिन सुबह उसमें से सिर्फ 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इतिहासकारों का मानना है कि इस घटना को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है। जो कोठरी थी वो मुश्किल से 250 स्क्वायर फीट के आसपास रही होगी, और उस कोठरी में इतने सारे लोगों को बंद करना संभव नहीं है। हॉलवेल का शायद उद्देश्य ये था कि वो सहानुभूति हासिल कर सके नवाब के खिलाफ। प्लासी का युद्ध, जो कि 23 जून 1757 को लड़ा गया, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे। और इस युद्ध में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला पराजित हुआ, क्योंकि उसके सेनापति मीर जाफर ने उसको धोखा दिया था। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। यहां पर एक जानकारी है कि मोहनलाल और मीर मदान, प्लासी की लड़ाई में ये दोनों चरित्र बंगाल के नवाब के प्रति वफादार थे। मीर मदान तो लड़ते हुए मारा भी गया। और एक जानकारी ये कि पलासी है कहां, तो बंगाल में भागीरथी नदी के किनारे पलास के जंगलों से घिरा हुआ एक मैदान था, इसलिए पलासी कहा जाता है। मीर जाफर कठपुतली नवाब था, और जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी उससे वो ईस्ट इंडिया कंपनी की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। तो 1760 में मीर जाफर को हटा दिया गया, और उसकी जगह उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। मीर कासिम ने पहला काम ये किया कि अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटा करके मुंगेर कर दी। वो चाहता था कि ब्रिटिश प्रभाव से थोड़ा दूर हो जाए। तो बंगाल की राजधानियों का क्रम मुगल काल में ढाका, मुर्शीद कुली खां के समय में मुर्शिदाबाद, और मीर कासिम के समय में मुंगेर। इसके बाद आप देखिए बक्सर का युद्ध 1764।
बक्सर का युद्ध, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटेन और भारत की 3 शक्तियों के बीच लड़ा गया, मुगल सम्राट शाह आलम सेकंड, बंगाल का नवाब मीर कासिम और अवध का नवाब सुजाउद्दौला। हालांकि वास्तविकता यह है कि मुगल सम्राट शाह आलम के पास सेना नहीं है। मीर कासिम बक्सर के युद्ध से पहले ही अवध छोड़ करके पलायन कर चुका है, तो वास्तविक युद्ध तो सिर्फ सुजाउद्दौला ने लड़ा और पराजित हुआ। इस युद्ध में अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो था। तो इस तरीके से बक्सर के युद्ध के बाद बंगाल जो है वो ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। तो बंगाल में आपको क्या क्या देखना है? बंगाल के नवाबों का क्रम देखना है, ब्लैक होल ट्रेजेडी देखनी है, प्लासी का युद्ध देखना है और बक्सर का युद्ध देखना है। इसके अलावा रॉबर्ट क्लाइव का नाम याद रखिए, हेक्टर मुनरो को याद रखिए। दूसरी शक्ति जिनके साथ अंग्रेजों ने संघर्ष किया बंगाल के बाद, वो थे मैसूर। 1761 में हैदर अली मैसूर का शासक बना। हैदर अली की मृत्यु सेकेंड मैसूर वॉर के दौरान हुई और सेकेंड मैसूर वॉर में उसके बाद टीपू सुल्तान ने नेतृत्व संभाला। 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण करी। उसने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया और साथ ही जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। स्वतंत्रता के वृक्ष और जैकोबिन क्लब की सदस्यता का मतलब क्या है? टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों से थोड़ा बहुत प्रभावित था, इसलिए उसने ऐसा किया क्योंकि उसकी सेना में कुछ फ्रांसीसी लोग भी थे। यहां पर चारों आंग्ल मैसूर वॉर दी गई हैं। कब हुई, गवर्नर जनरल कौन है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी संधियां भी महत्वपूर्ण है। जैसे कि पहले आंग्ल मैसूर वॉर के बाद मद्रास की संधि हुई थी। यहां पर ये जानकारी नहीं है, मैं आपको अतिरिक्त दे रहा हूं। हालांकि मेरा प्रयास है इसमें कि ज्यादा इससे बाहर ना जाया जाए, जितना लूसेंट में जानकारी दी गई है। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर के बाद मंगलौर की संधि हुई। तीसरे आंग्ल मैसूर वॉर के बाद श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। यही वो युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई और उसका आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया। गवर्नर जनरल था कॉर्नवालिस। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जिसमें टीपू सुल्तान की पराजय हुई और उसकी मृत्यु हो गई, लॉर्ड वेलेजली उस समय गवर्नर जनरल था। यहां पर जो मार्क बना हुआ है तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में एक जानकारी है कि इस युद्ध में मराठे, हैदराबाद का निजाम और अंग्रेज एक पक्ष थे और इनके विरोध में मैसूर। हालांकि इस तरह के गठबंधन इतिहास के विद्यार्थी जानते हैं मैसूर वॉर में बनते बिगड़ते रहते थे। टीपू की मृत्यु ये सब मैंने आपको बता दी। टीपू सुल्तान को शेर मैसूर कहा जाता था और टीपू सुल्तान के राजसी झंडे पर शेर की तस्वीर बनी हुई थी। अब यहां पर बीच में एक जानकारी आ गई है जो हम पहले भी यहां पर देखिए, सरायरकूट वांडीवास, यहां पर दोबारा से आ गई है कि 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजों ने सर आयरकूट के नेतृत्व में लाली के नेतृत्व वाली, काउंट लाली के नेतृत्व वाली फ्रांसीसी सेना को पराजित किया था। ये कर्नाटक वॉर की बात है। लूसेंट में ये थोड़ा सा इशू है कि कोई एक फैक्ट अचानक बीच में आ जाता है। और ये संधियां जो अभी आपको मैंने बताई थी यहां पर देखिए मेंशन की गई है, मद्रास की, मंगलौर की, श्रीरंगपट्टनम की। मद्रास की संधि हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में। मंगलौर की संधि चूंकि हैदर अली की मृत्यु हो गई थी सेकेंड मैसूर वॉर में, तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में। इसके पश्चात हमारे पास सिख और अंग्रेज। तो शुरुआत में मैंने आपको बोला था कि आज हम बंगाल, मैसूर, मराठों और सिखों को जानेंगे, लेकिन मराठा नहीं, ये 3 शक्तियां, बंगाल, मैसूर और सिख। शुरुआत हो रही है सिख गुरुओं के साथ। शुरुआत में बताया जाएगा कि कौन कौन से सिख गुरु थे, उनका क्या योगदान था
उसके बाद इसमें थोड़ी जानकारी जो है वो रणजीत सिंह के बारे में आएगी, और उसके बाद फिर एंग्लो सिख संबंध आएंगे। तो सिख संप्रदाय की स्थापना गुरु नानक देव ने करी, प्रथम गुरु नानक के अनुयायी ही सिख कहलाए। और गुरु नानक देव बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। 1496 की कार्तिक पूर्णिमा को नानक को आध्यात्मिक पुनर्जीवन का आभास हुआ, एक तरह से कह सकते हैं जिसको ज्ञान की प्राप्ति। गुरु नानक ने गुरु का लंगर नामक निःशुल्क सहभागी भोजनालय, सब लोग एक स्थान पर इकट्ठे होकर के भोजन करें। गुरु नानक ने अनेक स्थानों पर संगत और पंगत, धर्मशाला और लंगर की व्यवस्था आरंभ करी। संगत और पंगत ने गुरु नानक देव के अनुयायियों के लिए एक संस्था का कार्य किया, जहां पर वो प्रत्येक दिन मिल सकते थे, विचारों का आदान प्रदान कर सकते थे। गुरु नानक देव की मृत्यु 1538 में करतारपुर में हुई। गुरु नानक देव ने गुरु परंपरा को आरंभ किया, लेकिन उत्तराधिकारी के तौर पर अपने परिवार में से किसी को नहीं चुना। गुरु अंगद जो कि शिष्य थे, उन्हें दूसरा गुरु बनाया गया। इनका मूल नाम था लहना। इन्होंने गुरु नानक देव द्वारा आरंभ की गई लंगर व्यवस्था को स्थायी बनाया, और साथ ही साथ इन्होंने गुरुमुखी लिपि का भी आविष्कार किया। इनके पश्चात गुरु बने अमरदास। गुरु अमरदास ने हिंदुओं से पृथक होने वाले कुछ कार्य किए, जैसे एक अलग विवाह पद्धति लवण को प्रचलित किया। अकबर की गुरु अमरदास के साथ मुलाकात हुई थी गोविंदवाल नामक स्थान पर, और गुरुपुत्री बीबी भानी को अकबर ने कई गांव भेंट किए थे। अमरदास ने 22 गद्दियों की स्थापना करी थी, 22 केंद्र बनाए थे, और प्रत्येक गद्दी पर एक एक महंत की स्थापना करी थी।